छत्तीसगढ़ में सियासी हंगामा हो या फिर कानून व्यवस्था का मामला, बीते कुछ दिनों से उथल पुथल मची हुई है, जिसके चलते विपक्ष को लगातार सरकार को घेरने का मौका भी मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार और सीएम बघेल इससे अनजान है। गुरुवार का दिन छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी गहमा गहमी वाला रहा। सीएम ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर से सीधे बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में सीएम ने जता दिया कि छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम के अधिकारियों को दो टूक, मैदानी स्तर पर प्रशासन गंभीरता से काम करे। जिला प्रशासन के कार्यों का आकलन आंकड़ों से नहीं होगा। हितग्राहियों को मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ के आधार पर समीक्षा होगी। राजस्व प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में ही होना चाहिए। कानून और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर्स की ही होगी। जिला स्तर पर स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में 24 एजेंडा आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 23 एजेंडा शामिल किए गए थे और सभी फ्लैगशिप प्रोग्राम के साथ साथ जितने भी शासकीय योजनाएं हैं उसके समीक्षा की गई, जानकारी ली गई। ज़मीनी स्तर पे क्या क्या काम हो रहे हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। एक एक ज़िले के जानकारी ली गई कि तो सारे विषयों पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई और इसके साथ साथ जो आवश्यक निर्देश हैं उनके बारे में भी आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार सीएम के साथ कलेक्टर्स बैठक पर बीजेपी तंज कस रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि राज्य में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। बीजेपी का शासनकाल छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम युग था। रमन सिंह के मुताबिक प्रशासनिक काम ठप है, ट्रांसफर पोस्टिंग जारी है। प्रशासनिक सारे काम पूरे प्रदेश में ठप हो चुके हैं। ट्रांसफर और पोस्टिंग के खेल खेल रहा है। 15 साल की समीक्षा कर ले तो आंख खुल जाएगा। सब चीज़ की समीक्षा कर ले, 15 साल ही कर ही रहे हैं और बारीकी से कर लें। वो स्वर्णिम युग था छत्तीसगढ़। बहरहाल छत्तीसगढ़ में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम ने साफ मैसेज दे दिया है कि वो कानून व्यवस्था में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही अधिकारियों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जल्द अमली जामा पहनाना होगा। लेकिन उससे पहले ही राज्य में फिलहाल तेरे मेरे स्वर्णिम शासनकाल को लेकर नई बहस छिड़ गई है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में आज प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक बड़ा दिन रहा, क्योंकि एक मैराथन बैठक चली और इस मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्लास ली प्रशासनिक अधिकारियों की। या कहा जाए कि सीधे सीधे 1.5 साल बाद जो बैठक हुई उसमें एक निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से अब आगे चलना होगा और क्या कुछ अभी तक आपने किया है। कानून व्यवस्था की भी समीक्षा हुई। कानून व्यवस्था के साथ साथ सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं किस तरीके से उनको अमली जामा पहनाना है। सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहना है, कहने का मतलब था आंकड़ों तक नहीं सीमित रहना है, बल्कि ज़मीनी स्तर पर उतरकर कामकाज करके दिखाना होगा। और इसके लिए बाकायदा समीक्षात्मक बैठक साप्ताहिक तौर पर भी चलनी चाहिए। जिलाधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा शांति की जिम्मेदारी आपके हवाले है, चाहे स्वास्थ्यगत सुविधाओं की बात हो या और तमाम सरकार की योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। हालांकि विपक्ष ने तंज कसा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने अपने राज से तुलना कर दी और कहा कि भाजपा का जो शासन था स्वर्णिम युग था। चर्चा इसी पर आज हम करेंगे कि क्या स्वर्णिम युग था और क्या आज की क्लास में मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कही हैं। सबसे पहले मैं सुंदरानी जी से चर्चा करूंगा। सुंदरानी जी, आज बैठक थी मुख्यमंत्री की, कलेक्टर्स की क्लास हुई जो अब से थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुई है। कानून व्यवस्था से लेकर जो प्रशासनिक योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनको अमली जामा पहनाने के लिए सख्ती के साथ निर्देश दिए गए हैं। फिर भी क्या ये ज़रूरी है तुलना आप लोगों के राज से और अभी के राज से? क्या व्यवहारिक तौर पर भी आपको लगता है? अभिषेक जी 3 साल की समीक्षा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। 3 साल बाद उन्हें होश आया जब सारी जमीन उनकी स्वीकृत थी।
क्या करें, डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा स्वर्णिम युग था। निश्चित रूप से अब तो छत्तीसगढ़ का हर नागरिक मानने लगा है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल स्वर्णिम युग के कार्यकाल था। अब लोगों को पछतावा भी होने लगा है। कानून व्यवस्था इतनी बदतर हो चुकी है, अब समीक्षा करने से क्या फायदा। अगर हम बात करें यहाँ माफिया राज स्थापित हो, नशाखोरी का चाहे चरस हो, गांजा हो या ब्राउन शुगर जैसा व्यापार छत्तीसगढ़ में फल फूल रहा हो, जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार कवर्धा में सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ा गया, जिस प्रकार से धर्मांतरण पूरे प्रदेश में हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रहा था कि हम कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून के लिए हम किसी को बख्शेंगे नहीं। मैं तो कह रहा हूं नहीं बख्शना चाहिए। कम से कम मुख्यमंत्री जी उनके खिलाफ तो कार्रवाई करिए जिनके खिलाफ लोगों ने हलफनामा देकर धर्मांतरण का आरोप लगाया। उनके खिलाफ तो कार्रवाई करिए जो वीडियो में आके खुलेआम कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण कराएंगे, धर्मांतरण करते रहेंगे और अगर संविधान इजाजत नहीं देता तो संविधान को जला के फेंक देंगे। क्या ये राष्ट्रद्रोही लोगों को भी कार्रवाई करे ना? मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष रहे ना, बताने की कोशिश तो करे कि हम धर्मांतरण जैसे मुद्दे पे, अगर पहले तो कहते थे कोई एफआईआर नहीं आया, लेकिन एफआईआर आने के बाद अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती, हलफनामा आने के बाद किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं की, पहले ऐसा बोलते थे। अगर कोई आदमी हलफनामा लेके थाने पहुंचता है, एसपी के पास पहुंचता है और लगातार ये अपनी आवाज को मीडिया के माध्यम से, पत्रकार वार्ता के माध्यम से सारी बातों को सार्वजनिक करता है, लेकिन आप कानून व्यवस्था का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। मैं प्रमोद जी से भी एक सुंदरानी जी टिप्पणी ले लेता हूँ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम। प्रमोद जी, स्वर्णिम युग कहा है डॉक्टर रमन सिंह ने कि भाजपा का शासन स्वर्णिम युग था छत्तीसगढ़ का। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मैराथन बैठक ली है, क्या ये कोई तुलनात्मक या तुलना इसकी हो सकती है? नहीं, देखिए अभिषेक जी, कोई भी एक सरकार सफल सरकार तब कहलाती है जो आम आदमी उसको महसूस करे। भूपेश बघेल जी की सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार हो, शांति व्यवस्था कायम रहे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, अच्छा सड़क मिल जाए, लोगों को साफ पानी मिल जाए, सरकारी स्कूल में अच्छी व्यवस्था हो जाए, बिजली बिल लोगों के लिए पहुंच के लायक हो। ये आम चीजों की आवश्यकता है जो दैनिक जीवन जीता है। धर्मांतरण या ये सब एक किसी आदमी को, खास लोगों को केवल मतलब रहता है इन चीजों से। लेकिन जिस काम को लेकर के भूपेश बघेल जी ने शुरुआत की है, वो गांधी जी की परिकल्पनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया कि जो गांव मजबूत था, आज जो देश है वो गांव में बसता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में एक बेसिक फर्क है कि गांव जो था वो उजड़ चुका था, लोग शहरीकरण की ओर आ गए थे, तो वो न गांव के थे न शहर के थे। भूपेश बघेल जी ने ये बड़ा काम किया कि चाहे वो भूमिहीन कृषि मजदूरों को 6,000 पेंशन देने की बात हो, चाहे 2,500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, तो एक बड़ा वर्ग जो था, जो गांव छोड़ दिया था, वो अब वापस गांव की ओर आकृष्ट हो गया। और पढ़े लिखे जो इंजीनियर लड़के हैं या अन्य जो इस व्यापार में जो लोग विश्वास रखते थे, वो लोग गांव में भी मजबूती के साथ आप कृषि को उद्योग के रूप में अपनाने लगे। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो भूपेश बघेल जी की सरकार जो है वो ग्राम स्वराज या गांधी जी की सरकार या आम आदमी की सरकार या जो लोगों की कल्पनाओं की सरकार होती है, उन सरकारों को के लिए काम करने का बीड़ा उठाया है और उसी तर्ज पर वो आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच में छोटी मोटी जो भी चीजें आती हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो चाहे अन्य बात हो, उसमें समीक्षा करके उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कोई आदमी कानून से ऊपर नहीं है। और ये इस बात की मिसाल है कि पूरे भारत देश में किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होंगे जो अपने पिताजी को भी अगर कहीं कोई गलत बयानी करे तो उनको जेल डालने से पीछे होते हों। ऐसा विश्व में या भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर एक जो मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी अगर मुख्यमंत्री बनता है
तो वो लोगों की नब्ज जानता है, लोगों की आवश्यकताएं जानता है, गरीब आदमी की आवश्यकताएं जानता है कि उसको एमएपीयू के माध्यम से श्रम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत गाड़ियों के माध्यम से कैसे उसका इलाज हो सकता है, महिलाओं की क्या आवश्यकता है, स्कूल में कितनी फीस बढ़ गई थी तो सरकारी स्कूल ठीक है। बहुत सारी योजनाएं मुख्यमंत्री ने आज जो जमीन पर उतारने के निर्देश दिए हैं, किस तरीके से क्लास की बहुत सारे चर्चाएं आज हुई हैं दिन भर। हम उस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे कि क्या वाकई तुलना हो सकती है। हम उचित जी से एक टिप्पणी लूंगा। उचित जी, आज दिन भर बैठक चली है, कानून व्यवस्था से लेकर तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी कलेक्टर्स को दी गई है और समीक्षा साप्ताहिक करने की भी बात कही गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वर्णिम युग बता दिया भाजपा के युग को। क्या कोई तुलनात्मक अध्ययन या तुलना फिलहाल इनकी की जा सकती है? जी, इस तरीके की बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती। जिस जो रमन सिंह जी कह रहे हैं कि स्वर्णिम युग था, स्वर्णिम काल था, उनका जो समय था एक स्वर्णिम काल की तरह छत्तीसगढ़ में था, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि जब आवाम को कहना चाहिए कि आपका काल और रमन जी का काल जो था वो स्वर्णिम काल था, खुद बोलने से कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये इसका बोलने का अधिकार आवाम को है, जनता को है, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों को है कि किसका काल स्वर्णिम था। आप खुद के मुंह से कहना कहीं से लाजिमी और कहीं से मैच्योरिटी नहीं दिखती इस तरीके के बयान में। और हाँ, एक प्रशासनिक कसावट का 18 माह से जिस तरीके से रुका हुआ था, जिस तरीके से एक प्रशासनिक कसावट करनी थी कोविड काल की वजह से जो हो नहीं पा रही थी, और जो ऑनलाइन जो चीज़ें कर रहे थे और जो अभी ऑफलाइन की है, तो बड़ा फर्क है। प्रशासनिक कसावट का है। भूपेश बघेल जी एक मैसेज देना चाहते थे दिल्ली में भी, और जो 3 महीने से 4 महीने से जो राजनीतिक अस्थिरता की बातें चल रही थी कि कौन मुख्यमंत्री चेंज होंगे कि नहीं होंगे या कौन रहेंगे, इस तरीके का जो उठापटक की बातें जो चल रही थी, जो प्रशासन में जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कि वो किसकी बात माने, कौन से बड़े प्रोजेक्ट को रोके, बड़े निर्णय वाकई नहीं हो रहे थे। बड़ी चीज़ें या बड़े निर्णय लेने में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग हैं, जितने आईएएस हैं, जितने एचओडीज है, थोड़ी सी तकलीफ महसूस कर रहे थे कि हम ये निर्णय लें कि नहीं लें। वो उस चीज़ों को दूर करने के लिए शायद मुझे लगता है कि इस तरीके की मीटिंग, इस तरीके का जो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और सीओ की कॉन्फ्रेंस की गई है वो बहुत जरूरी भी था इस समय काल परिस्थिति को देखते हुए। तो वो अपना प्रयास उन्होंने कर रहे हैं। कल कानून व्यवस्था को लेके कल एसपी के साथ भी उन लोग उनकी कॉन्फ्रेंस है, तो नो डाउट कि जितने भी मुद्दे थे 18 महीने में जो आए, चाहे वो उसको कवर्धा को इशू को लेके है, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने से लेके है, चाहे वो फ्लैगशिप योजनाओं को लेके है, कानून व्यवस्था को लेके है, और किसानों के जितने भी जमीनों को लेकर जितने इश्यूज है, सिटीजन चार्टर्ड की जो उन्होंने बातें की, ये बहुत जरूरी और एक सुशासन के लिए बहुत ही आवश्यक था इस तरीके की मीटिंग लेके और ताकीद करना। और वो कलेक्टर को और सीओ को अपने नीचे जो है वो हर हफ्ते मीटिंग के लिए उनको ताकीद करना, चीजें करना कि ताकि एक बढ़िया सुशासन एक चल सके। तो ये हर समीक्षा बैठक थी, निश्चित रूप से बहुत सिंपल निर्देश भी यहाँ पर दिए गए। सुंदरानी जी, 2 सवाल आपसे करना चाहूंगा। पहला तो ये कि 15 साल आप लोगों का शासन रहा और ये लगभग 2.25 साल का शासन, क्या तुलना आपके हिसाब से सही है? फिलहाल कोई तुलना की जा सकती है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि स्वर्णिम युग का जिक्र जो बार बार आ रहा है, उचित जी भी कह रहे हैं कि ये तो जनता बोले तो ज्यादा बेहतर है। देखिए अभिषेक जी, 15 साल की पहले अगर मैं बात करूं तो गरीब की चिंता करने वाली पहली सरकार थी, किसानों के हितों की चिंता करने वाली पहली सरकार थी। पूरे अगर हम 55 साल के कांग्रेस शासन की बात करें तो पूरे प्रदेश में 75,000 पंप होते थे खेती में। माननीय रमन सिंह जी के कार्यकाल में 4,75,000 पंप पहुंचे 15 साल के कार्यकाल में। कृषि को बढ़ावा दिया गया, उत्पादन बढ़ाने का काम किया गया। 1 रुपए किलो चावल की योजना छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में पहली बार किसी राज्य ने लागू की तो वो छत्तीसगढ़ था, जिसको आगे अन्य राज्यों में किसान, उसी गरीब ने 2018 में आप लोगों को हरा दिया। निश्चित रूप से मैं उस पर आऊंगा, हम स्वीकार करते हैं हम हारे हैं 18 के चुनाव में। इसके बाद मैं आपको बताऊं, भूपेश बघेल जी की सरकार की अगर मैं बात करूं, मैं तो डॉक्टर रमन सिंह जी की उपलब्धियों पर एक पूरा डिबेट अगर आप रखें तो मैं उसमें भी बात करने को तैयार हूं। इसके बाद 3.25 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार, एक भी विकास का काम स्वीकृत नहीं हुआ, एक भी विकास का काम चालू नहीं हुआ।
आप लगातार देखें, आप प्रमोद दुबे जी महापौर भी थे, आज सभापति हैं। उनके पास वो लेखा जोखा होगा, कल फिर डिबेट करने बैठ जाए। 5 साल डॉक्टर रमन सिंह जी के रहते महापौर रहे, कितना पैसा विकास के नाम पे डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिया, और 3 साल भूपेश बघेल जी की सरकार को हो गए। उस 5 साल और 3 साल का तुलना कर लें, 5 साल में जितना पैसा दिया या 3 साल में जितना पैसा दिया या 1 साल में जितना डॉक्टर रमन सिंह जी ने पैसा दिया, उतना पैसा 3 साल में भूपेश बघेल ने रायपुर शहर के विकास के लिए दिया है क्या? तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हालांकि अभी प्रमोद जी कहेंगे, उनकी मजबूरी भी है, लेकिन तथ्यात्मक बात करें, वो आंकड़े लेके आए। मैं भी कल आंकड़े लेके बैठता हूँ कि कितना पैसा भूपेश बघेल जी ने दिया, कितना डॉक्टर रमन सिंह जी ने नगर निगम को, महापौर कांग्रेस के थे प्रमोद दुबे जी सुंदरानी जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि 15 साल का समय काफी होता है। 3 साल क्या आपको लगता है 15 साल वर्सेस 3 साल ये तुलना सही है? अभिषेक जी 3.25 साल में रेत माफिया कहाँ पहुंचा, शराब माफिया आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हो। कभी 15 साल की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में ये पढ़ने को नहीं मिला कि मध्य प्रदेश का या राजस्थान का या अन्य प्रदेशों का, महाराष्ट्र का शराब आपके रायपुर में बिकता हो, राजधानी में बिकता हो। कभी आपने ये शिकायत तो आपके पास नहीं आई थी मीडिया के पास में कि अतिरिक्त पैसे लेकर शराब बेचा जा रहा है, अवैध रूप से पैसा वसूली किया जा रहा है। कभी ये शिकायत आपके पास नहीं आई होगी कि शराब के दुकानों में पैसे शार्ट हुए या पैसे कम हुए। ये लगातार शिकायतें आपको मिली होगी, लगातार आपने दिखाया, डिबेट किया, लगातार मैं भी डिबेट में शामिल होता रहा हूँ। विकास ठप हो गया, शराब माफिया, रेत माफिया, सीमेंट की स्थिति क्या हो गई, 350 रुपए बोरी हो गया। ठीक है, प्रमोद जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। 200 रुपए का सीमेंट 350 हुआ, 350 से अब 280 रुपए। प्रमोद जी, बहुत सारी बातें सुंदरानी जी गिना रहे हैं, मेरे पास तो लंबी लिस्ट है अभी। वो तमाम इन बैठकों को खारिज करते हुए कह रहे हैं विकास हुआ ही नहीं। देखिए अभिषेक जी, ठीक है, हर सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है। प्रमोद जी, अभिषेक जी, हर सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है। मैंने पूर्व में भी कहा, जो गांधी जी की ग्राम स्वराज, स्वरोजगार, ये हमारा मुख्य मकसद था, और इसीलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पहले मजबूत की। शायद सुंदरानी जी और आप दोनों जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जो कोरोना काल में प्रदेशों की स्थिति खराब हुई, चाहे वो रोजगार के मामले में बोले, चाहे वो कृषि के मामले में बोले, एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य था जो संपन्न प्रदेशों की श्रेणी में तब भी था और आज भी है। वोटरों ने अपना मत दिया, जिसमें भूपेश बघेल जी को नंबर 1 दिया। ये कोई आप नहीं दिए, ना मैं दिया, ना उचित जी दिए, ना श्रीचंद सुंदरानी जी दिए। ये सी वोटर लोगों का अपना मत था। सुंदरानी जी की अपनी बात हो सकती है, लेकिन भूपेश बघेल जी किन बातों को रखते हैं कि नामांतरण, खाता विभाजन, जाति प्रमाण पत्र में देर न हो, आबादी वाली जमीन को लोगों को मिल जाए, फ्री होल्ड हो जाए, कानून व्यवस्था हो जाए, राजीव किसान न्याय योजना के माध्यम से लोगों को लाभ मिल जाए, गरीबों को जो गोबर के पैसे 100 करोड़ से ज्यादा प्राप्त हुए, उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। अभिषेक जी, आपको मालूम है कि बीजापुर जैसी छोटी जगह में लॉकडाउन के समय 2000 लोगों ने मोटरसाइकिल खरीदी। ये मोटरसाइकिल खरीदी तो बट नेचुरल है कि पैसा किसके जेब में गया, व्यापारी के जेब में गया, पैसा शहर में आया, शहर से फिर शहर मजबूत हुआ, गांव मजबूत हुआ। तो ये कुल मिलाकर के अगर ये रोटेशन की अगर बात करें तो बस्तर भी उसी प्रकार से मजबूत हुआ, जिस प्रकार से केवल 7 प्रकार के जो लघु वन उपज खरीदे जाते थे, आज 50 प्रकार के लघु वन उपज खरीदे जाएंगे। तो स्वाभाविक है, ये तो खुश होना चाहिए सुंदरानी जी को कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक और सरायपाली से लेकर डोंगरगढ़ तक अगर लोग खुश हैं, तो केवल पेट में दर्द अगर किसी के है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है कि लोग खुश हैं करके ये ना खुश हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। खैर, एनीवे, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, अंत में सभी अपने अपने अभिषेक जी, मैं भी एक बात अंत में एक बात कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री 45 लाख अगर गरीब थे, दौड़ लग रही है, 45 लाख अगर गरीब थे तो भारतीय जनता पार्टी ने जरूर उसको 59 लाख तक पहुंचा दिया
और अपनी पीठ अगर थपथपा रहे हैं कि गरीबों को और गरीब कर अच्छा, दो, आप तो 59 बहुत लाख अच्छी से बात है। कम वो ठीक है, मैं एक टिप्पणी मिनट, सुचित जी की भी लेता हूँ, समय मेरे पास अभिषेक थोड़ा जी, कम है। अभिषेक जी, एक मिनट, सुंदरानी एक जी, मिनट, अभिषेक जी, सुंदरानी एक जी, मिनट। उचित जी, मैं हमारी सरकार ने 45 लाख से 59 लाख तक गरीब बोलिए पहुंचा सुंदरानी दिए। जी, जल्दी बोलिए। अभिषेक जी, हमारी सरकार ने 45 लाख से 59 लाख तक गरीब पहुंचा दिए। भूपेश बघेल जी की सरकार ने 59 लाख से 45 लाख पे लाया क्या वापस? आएगा मैं ना, प्रमोद जी आएगा से सवाल, आएगा पौने आएगा 3 साल निकल गए, कब लाओगे आप? ठीक, आप मैं वही बात कर रहा हूँ, दारू उचित जी, बयानबाजी कर रहे 3 हैं, साल आप गरीबों के आपने साथ पाँच मजाक साल उड़ा में रहे बना हैं। दिया बैठक था ना हुई है इतने उचित जी, गरीब तो। मैं इन तमाम चीजों से अलग इन समीक्षात्मक बैठकों का रिजल्ट जानना चाहता हूँ, कितनी प्रभावी होती है और आज जो बैठक के दौरान चीजें निकल कर आई हैं कितनी असरकार होंगी, क्या मकसद क्या लक्ष्य सरकार का दिखा इस बैठक से? जी बिल्कुल, इस निश्चित तौर पे इसमें फ़र्क तो पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। जिस तरीके से आप प्रशासनिक कसावट रखेंगे, रिजल्ट भी उसी के अनुरूप आते हैं। ये हमेशा से देखा गया है कि जिस तरीके से आप लोगों को ये बताएंगे या लोगों से आप फीडबैक लेंगे, लोगों से आपने क्या ज़मीन में क्या किस तरीके के कार्य हो रहे हैं, जब तक फीडबैक नहीं लेंगे तो इस तरीके के जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे। इस तरीके की मीटिंगों को निश्चित तौर पर बहुत पॉजिटिव फायदा जनता को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन में मिलता है, सरकार को मिलता है, सत्ता में बैठे उन लोगों को मिलता है कि हकीकत में जमीनी हकीकत क्या है उससे रूबरू होते रहते हैं वो नेता और एडमिनिस्ट्रेटिव। और ये बात जरूरी है कि ये जो एसी में बैठे ऑफिसर है ये इनको एक एक्टिवेट करने का, इनकी बैटरी चार्ज करने का बहुत ही अच्छा तरीका है और ये समय समय पे होते रहना चाहिए। ये दुर्भाग्य था कि कोरोना काल में 18 माह से ये हो नहीं पा रहा था और वो भी एक कारण है। दूसरा कारण भूपेश, में आपको बताया कि भूपेश जी जो मैसेज देना चाह रहे थे दिल्ली में भी और नीचे भी कि अभी मैं ही हूँ और मेरी बातें सुननी पड़ेंगी आपको और मैं जो चाह रहा हूँ, मेरी जो फ्लैगशिप योजना है आप उस पर फोकस कीजिए। राजनीतिक उठापटक क्या हो रही है उस पर आप ध्यान मत दीजिए, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। इस बात को मैसेज देने के लिए इस तरीके का वो एक ये भी एक मैसेज का तरीका है, वो इस बात को बताने में बहुत सफल भी रहा है। और ये तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव फायदा हो रहा है, आवाम को फायदा हो रहा है, प्रशासन के लोगों को ये एक स्थिरता है, राजनीतिक स्थिरता है, आप उसकी चिंता ना करें। एक मैसेज देने के लिए वो सफल हुआ आज की बैठक में और जो कल की बैठक है ये एक संदेश है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में बैठे लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज एक बैठक चली और इस बैठक के जरिए दरअसल जो जिला के अधिकारी हैं उनको एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि सरकार चाहती क्या है, किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ना है, कैसे ज़मीन पर तमाम चीज़ों को उतारना है और आंकड़ों की बाजीगरी की जगह ज़मीन पर उतरकर काम करना होगा। बहुत सारे यहाँ पर निर्देश दिए गए। हालांकि विपक्ष में भाजपा है, उसके अपने सवाल यहाँ पर हैं और उन सवालों पर हमने चर्चा भी की है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।